दोस्तों एवरीवन, सभी का स्वागत है दोस्तों सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। और दोस्तों आज मेरे साथ बताने वाले हैं आप लोगों को कि आखिर सीटेट दोस्तों आपने देखा पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, तो दोस्तों उसको किस तरह से क्रैश किया हमारे एक स्टूडेंट ने। उनसे हम जानेंगे उस पूरी जर्नी के बारे में, उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की, किस तरीके से उन्होंने इस पेपर को क्रैक किया और क्या क्या उन्होंने इस पूरे पेपर को देते समय चीजों का ध्यान रखा और किस तरह से उन्होंने पूरे पेपर को क्रैक करके दोस्तों आपके साथ वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, क्या नाम है आपका मैम? सर मेरा नाम आर्या है, आर्या तिवारी। ओके, आर्या तिवारी जी आपका जो नाम है, तो कहाँ से बिलोंग करती है मैम आप? सर आई कम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश, ओके। and I'm currently pursuing my BA degree, ओके, and I have cleared CTET exam paper 2 in my first attempt, and I scored 100 plus marks. वेरी गुड, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले आपको बहुत बहुत Thank you बधाई। so much, sir. क्योंकि देखो मैम, एक्चुअली में पेपर 2 आपका है और अगर हम देखें तो 100 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो अच्छे मार्क्स ही कहूंगा मैं इनको, क्योंकि 90 प्लस पे आप पासिंग हो जाते हैं। और इस में मैथ और साइंस, एसएसटी, दो पेपर हमारे इसमें होते हैं। और थोड़ा सा मैथ साइंस में ना बच्चा थोड़ा सा कम देखें तो कंपेयर टू हम देखें तो रिजल्ट बड़ा कम आ पाता है बच्चों का, लेकिन आपने इसको पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया है, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। तो क्या, अगर आपसे हम जानना चाहें यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ जो बहुत से दोस्त ऐसे स्टूडेंट जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और वहां पर वो जानेंगे कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि इसके बाद में बच्चे बहुत सारे अच्छे हैं जो वीडियो देखते हैं, बाद में वीडियो हमारी जो है जब देखेंगे तो उनको पता लगे कि आखिर किस तरीके से हम भी अपनी प्रिपरेशन करें, हम भी अपनी तैयारी करें और कहाँ कहाँ पर हम लोगों को ऐसी घटनाएं आती हैं, आपको क्या आई, तो उन बच्चों को थोड़ा सा उससे और आपके एक्सपीरियंस से उनको फायदा मिल सके। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने PYQs देखे, उसको सॉल्व किया, देन अपने वीक पॉइंट्स को नोट किया कि मुझे कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद मैंने सोचा कि यूट्यूब पे सर्च करती हूँ किसी चैनल पे, वहाँ पे इसको रिज़ॉल्व करती हूँ। तो मैंने देखा, तो मैं टेक्स्ट बुक पे ही PYQ सॉल्व कर रही थी, उसमें मैंने अपना स्कोर देखा। उसके बाद फिर मैंने सुपर कोचिंग को जॉइन किया, पेड बैच लिया। उसके बाद विद इन 1 मंथ मैंने स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू की, कंसिस्टेंट स्टडीज़ की आप लोगों की क्लासेस के साथ, और लाइव क्लासेस से जुड़ी मैं। और कभी-कभी ऐसा होता था कि कॉलेज भी जाना रहता था बीएड में, तो उस लाइव क्लासेस पे नहीं आ पाती थी, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखती थी। और मैथ सब्जेक्ट था, तो उसके लिए डेली कंटिन्यू रिविज़न करना पड़ता था और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी। तो विद इन 1 मंथ ही मतलब मैंने स्कोर किया अपना। अच्छा, आपने यानी कि मतलब पूरी तरीके से अगर बात करें तो आपने 1 महीने की तैयारी थी आपकी, जी। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, जी। वेरी गुड। एक और जो है आपने मतलब जगह झटका दिया हमें कि पहले ही पे बारे में पेपर क्रैक और उसके बाद 1 महीने के अंदर ही प्रिपरेशन करके, क्योंकि हम देखते हैं मैम कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो विद इन 1 मंथ में या 1 से 1.5 महीने में तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले पाते हैं। ये बहुत कम बच्चे होते हैं, क्योंकि देखो हर तरह का बच्चा होता है। एक बच्चा एवरेज होता है, एक बच्चा थोड़ा सा अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो बच्चे, जैसे आपने मुझे बताया अपने बारे में कि पहली बार में पेपर क्रैक करना, फिर उसको विद इन 1 महीने के अंतराल में उसको पेपर को इतना टाइम मिल पाया आपको। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसे बच्चों की जो नौकरी लगने के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि वो उस लेवल पर अपना आप को सेट कर चुके हैं कि हाँ, उन्हें अगर मौका मिलेगा, तो वो अपने आप को दिखा देंगे कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। तो मैम यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक की जो आपकी पीवाईक्यूज़ थे या फिर जो आपको लाइव बैचेस था, वो किस तरह से आपकी हेल्प किया? और उसमें आपने किस-किस तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए या आपने केवल लेक्चर्स को देखा ही या जो पीडीएफ वगैरह मिली वो आपको हेल्प हुई या फिर कैसे कंटेंट की तैयारी कैसे की आपने? सर पहले तो मैंने लाइव क्लासेस देखी, देन आफ्टर दैट आपने मतलब पीडीएफ जो मिलते थे उसको मैं डेली गो थ्रू करती थी उसको,
एंड उसके बाद कुछ-कुछ जो मुझे डिफ़िकल्ट पॉइंट लगता था, उसको मैं एक नोटबुक में लिखती जाती थी और एग्ज़ाम के पहले मैंने उस उन चीज़ों को जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी, उनको मैं एक बार रिवाइज़ करके गई थी और पीवाईक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो मैंने एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले पीवाईक्यूज़ ही लगाए थे। तो यानी कि आपको जो पीवाईक्यूज के साथ में जैसे देखा होगा आपने कि टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है, उसके बाद उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होता है उस क्वेश्चन हुँ, का हुँ, हुँ। प्रॉपर, तो वो एक्सप्लेनेशन हेल्प करता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत हेल्प करता है, एक्सप्लेनेशन तो बहुत हेल्प करता है। ओके ओके। तो आपने कोई इसमें अपने ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाए जिसमें आपको लगा कि हाँ यार मुझे इस सब्जेक्ट के तो मुझे हैंड रिटन नोट बनाने चाहिए, कुछ ऐसा आपने अपनी टेक्निक सर या पेडागॉजी सर पेडागॉजी सब्जेक्ट के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। तो मैम यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए आपके आपने अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर अभी अपने सीटेट जुलाई वाले पेपर के लिए 2025 के लिए, तो उनको कितने घंटे अपने देने चाहिए पढ़ने के लिए जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ उनको जैसे क्योंकि देखो विद इन मंथ में पेपर आपका निकला, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का यही रेशियो रहे कि वो विद इन 1 मंथ में निकाल ले, हो सकता है उसको 2 महीने की तैयारी करनी पड़े। तो आपको क्या लगता है कि आपने 1 महीने की तैयारी में कितना टाइम आपने दिया पढ़ाई में अपने में, जिससे आपको ये लगा कि हाँ मुझे इतना टाइम देना ही पड़ेगा? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच ना होके क्वालिटेटिव अप्रोच होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, भले आप 1 घंटा पढ़ें, 1.5 घंटा पढ़ें या 2 घंटा पढ़ें। तो उसके लिए मतलब मैंने तो अपना जितना भी मुझे लगता था कि हाँ, इतना टाइम मैं आज दे पाऊँगी और क्योंकि और भी चीज़ें होती थी, कॉलेज जाना, एलपीज़ बनाना और भी चीज़ें होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम शेड्यूल करती थी। बट ये मेक श्योर करती थी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अपनी स्टडीज़ को लेके, कि मैं ऐसा ना करूँ कि 2 दिन किया, देन थर्ड डे मैंने गैप कर दिया। तो ऐसा ना करके मैं कंसिस्टेंट करती थी टाइम मैनेजमेंट के साथ में। ओके। तो यानी कि आपने जो आपका कहने का बिल्कुल सही पॉइंट है, मुझे भी यही मैं भी यही मानता हूँ कि हमें ज्यादा टाइम देने के बजाय हम लोग अगर सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये ऐसा होता भी है कि बच्चा कई बार ऐसा होता है कि अपनी डायरेक्शन से भटक जाता है और वो मान लो ऐसी तैयारी कर रहा है कि उसने टाइम ज्यादा दिया लेकिन उसने वो चीजें नहीं पढ़ी जो एग्जाम में आई, तो वो फिर उसका पूरा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो आपने जी। उस तरीके से चीजों को देखा, आप बता रहे हो उस तरीके से। तो मैम जैसे आपने जब पेपर को पहली बार पेपर देखा क्योंकि पहला अटेम्प्ट था आपका, तो जो आपने पीवाईक्यू लगाए, ठीक है, क्योंकि कई बार हम ये देखने को मिलता है कि यार पीवाईक्यू से कोई हेल्प नहीं मिलती, ठीक है, पीवाईक्यू लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, क्योंकि आपने पेपर दिया है आप इसके मुझे लगता है कि मेरे से भी अच्छा ज्यादा इसमें बता सकते हो कि आखिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस की वैल्यू आपके पेपर में, जो आपने पेपर दिया है मैथ एंड साइंस का, ठीक है, उसमें कितनी परसेंट रहती है? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक डिफ़िकल्टी लेवल तो सेम रहता है। मतलब पीवाईक्यूज़ हम लगाने पे एक डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहता है। जैसे मैथ्स में क्या होता है कि वो जैसे कि अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूँ तो अगर पहले में उन्होंने एरिया पूछ लिया है तो सेकंड में सेकंड टाइम में वो वॉल्यूम पूछ सकते हैं। लेकिन वो सिलेबस तो नहीं बदलता है, डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहता है। तो एक वो चीज़ें कंटिन्यूएशन में हो जाती हैं। और साइंस में भी वो चैप्टर्स तो वही रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी पीवाईक्यूज तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। अच्छा, यानी कि आपका मतलब कहने का ये है कि भाई पीवाईक्यू आप पढ़ रहे हैं तो टॉपिक तो वही रहेगा जो सिलेबस में है, जी। क्वेश्चन जी, की जी। लैंग्वेज होती है। तो हाँ। हम कई बार ये बताते हैं कि भाई क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो बदल जाती है। हो सकता है कि इस बार सवाल जो आया वो उसमें कोई वैल्यू 30 दे रखी है तो वहाँ 40 हो सकती है, ठीक है। जी, जी। एक सवाल आपका मेंसुरेशन का आया या सवाल कोई उसमें वॉल्यूम दे रखा है तो हो सकता है उसको वो चेंज कर दे, लेकिन फॉर्मूला तो वही है निकालने जी, का, जी। तो बदल नहीं सकता। ऐसे ही साइंस में जैसे बताया आपने कि टॉपिक्स तो वही रहने हैं, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है और एग्जैक्टली होता भी यही है मैम। हम बच्चों को यही बताते हैं कि भाई देखो पीवाईक्यू, देखो बच्चों की दो सोच बन जाती है यहाँ पर कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। अरे भाई सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, वो भले ही पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या एसएसटी हो या मैथ एंड साइंस हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना क्वेश्चन जो है आपके बदलते हैं, टॉपिक्स सिलेबस वही रहता है, बस आपको ये पहचानना होता है कि हाँ यार ये पैटर्न हमने किया है। जैसे हम मैथ में सवाल करते हैं किसी एक्सरसाइज को, मुझे लगता है मैम, तो हम उस
एक्सरसाइज के अंदर कई टाइप्स देखते हैं और उसे एक टाइप पर हम कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं, तब जाकर के वो हमें टॉपिक कवर हो पाता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि ये पीवाईक्यू का जो जो जितने भी लोग ऐसे हैं जो खासकर मैथ और साइंस वाले हैं, तो उनके लिए जो मैम का कहना है कि पीवाईक्यू बहुत हेल्प किया है इनके लिए, और यही रीजन है कि इन्होंने ज्यादा फोकस अपनी पीवाईक्यू क्वेश्चन पे किया और एक महीने के अंदर इनको अपना रिजल्ट भी मिल गया। तो मैम सीडीपी है, पेडागोजी है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, और खासकर अगर मैं पेपर 1 से और पेपर 2 में कंपेयर करता हूँ ना, तो सीडीपी पेपर 2 की जो लेवल है वो हाई रहता है। तो आपको उसमें कौन से ऐसे टॉपिक लगे जिसमें आपको ये लगा कि हाँ बच्चों को ये टॉपिक पेपर 2 में ज्यादा फोकस करनी चाहिए? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पेडागोजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सपेरिमेंटेशन ओरिएंटेड है। उसमें हम चीज़ें मग अप नहीं कर सकते हैं। हम उसमें समझ के मेनली अपनी समझ के ऊपर जाके उसमें क्वेश्चन को टैकल करते हैं। लाइक उसमें यही बताया जाता है कि आप क्लासरूम में जाके बच्चों को कैसे टीच करेंगे। तो वो सारी चीज़ें तो हमें अपने अगर हमें अब टीचिंग की प्रिपरेशन करनी है तो उसको तो इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा अपनी स्किल्स में। तो हम्म। उसको मग अप ना करके उसको समझने का ट्राई करना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ओके। लाइक अगर उसमें है कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम का, या हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे टैकल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको अपनी समझ के ऊपर और वो हमारी स्किल्स को भी रिफाइन करती हैं। पेडागोजिकल तो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर टीचिंग एग्जाम्स एंड टीचिंग ऑल्सो। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है मैम, और हमें तो ये कह सकते हैं कि एक वे ऑफ टीचिंग होता है पेडागोजी सब्जेक्ट आपका। तो मेरा पॉइंट ये है क्वेश्चन कि ऐसे कितने आपको लगता है कि ये टॉपिक्स पर स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए? कोई आप ऐसे टॉपिक्स के नाम देना बताना चाहेंगे अपने जो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कि हाँ अगर वो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उसके अंदर आपके आप देखोगे कि उसमें थॉर्नडाइक है, उसके अंदर आपका जीन पियाजे है, उसमें वैगोस्की है, कई ऐसे उसमें नाम आते हैं जिसको बच्चा बहुत ही सीरियस तरीके से देखता है। तो उनके बारे में मैं एक जानना चाह रहा था कि पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे हम पेपर 2 में बच्चों को कौन से टॉपिक्स को प्रेफरेंस पढ़ने के लिए बोलें कि हाँ ये टॉपिक को ज्यादा पढ़ना चाहिए और इसमें से हमें ज्यादा सवाल देखने को मिल सकते हैं। सर, जीन पियाजे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वाइगॉट्स्की भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक से तो 100% आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं इन टॉपिक्स से। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी एनसीएफ वगैरह एंड एनईपी 2020, इन ये सारे भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन तो आता ही है। ओके। तो मैम एक चीज मुझे बताइए, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि सर मैं बीएड बीएड मेरे अभी मैं किया हुआ हूँ, बीएड की है, तो बीएड का जो सिलेबस है और जो सीटेट का सिलेबस है जिसमें आपकी सीडीपी की मैं विशेष बात करता हूँ या पेडागोजी वाले कॉन्सेप्ट पर, कुछ हेल्प मिलती है आपको उस सिलेबस से जो बीएड का सिलेबस है आपका? सर, फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सर, ओके। उसमें ये सारी थ्योरीज जो भी सीटेट एग्जाम्स में आती हैं, ये सारी थ्योरीज उसी में होती हैं, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। यस, यही तो मेरा पॉइंट होता है। मैं बच्चों से मैं भी कई बार बोलता हूँ कि अगर आपने बीएड और डीएड अच्छी तरीके से किया है, ठीक है, तो आपका समझ लो कि आधा सीटेट का सिलेबस, क्या आधा क्या सारा सिलेबस आप लोगों को लगभग वहां से देखने को मिल जाता है। एक वो बेस बन जाता है, और फिर उस बेस के जी, बिहाफ पर सीटेट वहां से आपको क्वेश्चन जो पूछता है तो बड़ी आसानी होती है आपको अपने सीटेट को क्रैक करने में। और फिर आगे चल करके सीटेट से जो सीटेट का जो पेपर है, वो जो टीचिंग की जितनी भी आपकी जॉब है, भले वो केवीएस है, भले वो बीपीएससी है, आपका सुपर टेट है, तो ये भी सिलेबस आपको वहां पर इसका काफी पार्ट वहां भी देखने को मिलता है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये रहेगा मैम कि आपने अब सीटेट अपना क्रैक किया, और इसके बाद में अभी आपका बीएड कंप्लीट हो गया है, चल रहा है परस्यूइंग में? सर परस्यूइंग में है अभी, बट ओके, इसी ईयर कंप्लीट हो जाएगा अभी। इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी यस कि सर। इससे आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, आपका सीटेट पार हो ही गया, है ना? तो अगली जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसीज के लिए आप होंगे एलिजिबल, राइट? जी, जी सर।
तो आप किस वैकेंसी की तरफ जो है अपनी तैयारी का विचार बनाया है कि हाँ सर मुझे इस वाली वैकेंसीज की तैयारी करनी है, कुछ ऐसा सोचा है आपने अभी? सर ऐसे कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी में तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल ट्राई फॉर दैट, बट प्राइमरी फोकस मेरा केवीएस रहेगा। ओके मैम, एक तरह मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे यहाँ पर, तो जो बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन परेशान करता है, बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर हम यूट्यूब से तैयारी करें या हम लोग एप्लीकेशन से तैयारी करें, ठीक है, पेड बैच लेकर के या फिर यूट्यूब पे फ्री में। दोनों तरीके से बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है, और ऐसा भी होता है, हम ये देखते हैं कि वो यहाँ पर इस यूट्यूब पर, कभी किसी और चैनल पर, कभी किसी और चैनल पर थोड़ा सा वो घूमता रहता है। तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे कि हमें तैयारी यूट्यूब से करनी चाहिए, या फिर एक एप्लीकेशन पर आकर के भी तैयारी करनी चाहिए, या दोनों से तैयारी करनी चाहिए, या फिर क्या व्यू रहेगा इसमें आपका? सर अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका बेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसको किसी पेड बैच की ज़रूरत है, तो वो ले भी सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट यूट्यूब पे भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे चैनल्स हैं जो अच्छी तरह से अपना ईमानदारी से एजुकेशन अपना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए सारे चैनल्स में, एक दिन लेके, और जिसमें आपको सही में समझ में आए कि हाँ ये टीचर बहुत ऑथेंटिकेट है, अच्छे से पढ़ा रहा है, मुझे इसका समझ आ रहा है, तो आप उसको उसी का लेके पढ़ते रहिए, उसी को लेके पढ़ते रहिए, यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। तो और यानी अगर लगता है तो यानी कि आपको ये लगता है कि जो है अगर ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के अपने ऊपर कि उसका वो किस तरह से देखता है अपने आप को, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने टेक्स्ट बुक से अपना एप्लीकेशन में बैच भी लिया, और आपने यूट्यूब के माध्यम से भी क्लासेस की, दोनों का तो आपने यूट्यूब शिक्षण लिया, राइट? यूट्यूब में सर मैंने महामैराथन क्लासेस आपकी देखी थी, और ओके। मैथ्स में कमलदीप सर की देखी थी मैंने, पेडागोजी की, और सीडीपी का महामैराथन भी देखा था, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि वो क्वेश्चंस टैकल करने की एक एफिशिएंसी आ जाती है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा। बाकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने पेपर देख के ही लगा इतना मोटा पेपर तो वो थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। नहीं मैम, फर्स्ट पेपर में एक्चुअली में क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि कई बार ऐसा आता है कि फर्स्ट पेपर होता है तो उसमें दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं, एक ओएमआर सीट को फ्री करना, और जी दूसरा जो आपने बताया अभी टाइम मैनेजमेंट। इन दोनों चीजों में आपने कैसे टाइमिंग बनाई, क्योंकि आपने जो ओएमआर सीट पे मार्क करने होते हैं वो आपने पहले मार्क किए या बाद में किए? सर, मेरा तो हमेशा से यही है कि मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ और तुरंत ही उसको ओवल फिल करती जाती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं कि पहले पूरा कर लेते हैं उसके बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में अगर टाइम नहीं बचा तो वो तो पूरा पेपर ऐसे ही चला जाएगा, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है कि मैंने टिक किया था पूरा, तो मैं साथ में ही करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके। और बाकी जो स्टार्टिंग में जो वो सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो रोल नंबर वगैरह होता है, उसको भी बहुत अच्छे से फिल करना चाहिए, क्योंकि उसकी कभी कभी बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं, फिर उसके बाद उनका तो रिजल्ट ही नहीं आता है, तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए। तो आपको इसके लिए पहले से आपने इसकी कोई वीडियो देख करके या फिर पहले से घर पर प्रैक्टिस करके कुछ ऐसा किया था, या आपने डायरेक्टली एग्जाम में गए और बस लैंग्वेज वन सिलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज टू? लैंग्वेज में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि बहुत से बच्चों को ना अपने से ज्यादा विश्वास दूसरे पर होता है, वो दूसरे की कॉपी चेक करते हैं और गलती से उसी का रोल नंबर भी उसमें फिल कर देते हैं। तो आपने इसको कैसे टैकल किया? सर मैंने तो जब फॉर्म मैंने खुद ही भरा था, तो मैंने लैंग्वेज वन, तो मुझे लग रहा था कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी, तो मैंने लैंग्वेज वन इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लिया, एंड सेकंड मैंने लैंग्वेज टू हिंदी पे सेलेक्ट कर लिया। और बाकी अभी तक जितने भी ग्रेजुएशन में एग्जाम्स थे, बीएड में भी एग्जाम्स थे, तो उसमें भी ओएमआर शीट पे बेस्ड आते हैं कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं, तो उसमें वो थोड़ा हैबिट हो जाती है कि कैसे क्या करना है। ओके। यानी कि ओएमआर सीट का ये जो बताया आपने पॉइंट, ये भाई बताना चाहूंगा मैं आपको सभी लोगों को कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी एक गलती, छोटी सी एक गलती ओएमआर सीट में हो जाती है, तो पूरा पेपर आपका कितना भी अच्छा हो, वो सारा पेपर बेकार हो जाता है। और बाद में बच्चा फिर हमसे कहता भी है, पूछता भी है, सर मैं क्या करूं?
सर मुझसे ऐसा हो गया। तो जैसे मैम ने बताया, आप लोग भी अपने तरीके से एक बार तो, मोस्टली तो वैसे ओएमआर शीट आपको दे रखी होती हैं, आप खुद से भी अपने घर पर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दो बार, जिससे कि आपको जब वहां पर मिले तो ऐसा ना मिले कि वो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं उसको। और टाइम मैनेजमेंट को मैम, जो टाइम मैनेजमेंट किया आपने, जैसे आपने देखा कि भाई आपके पास सीटीपी भी है, मैथ भी है, ठीक है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी आपने लिया, तो उसमें आपने सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया वहां पर, वो कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया था? सर मैं तो लाइन से ही पेपर अटेम्प्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे नीचे हो गया एक दो क्वेश्चन तो वो थोड़ा वो सही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पेडागोजी पहले किया अटेम्प्ट। मेरे माइंड में ये था कि मुझे 20 मिनट से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे देने हैं, उसके आगे मैं नहीं दूंगी इसमें। तो मैं अच्छा। उसी अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी उसको करती गई। बाकी मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कुछ भी हो उसमें तो ज़्यादा टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि उसमें सॉल्व करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सोच के चली थी कि उसमें 40 to 45 मिनट्स मुझे देने हैं। बाकी ओके। लैंग्वेज 40 मिनट्स मैंने दिए थे, उसके बाद जितना भी टाइम बचा मैंने 15 मिनट्स इंग्लिश, 15 मिनट्स हिंदी और फिर साइंस में दिया। यानी कि आपने सबसे ज्यादा मैथ को दिया। जी। ठीक है। तो मैथ और साइंस और ये सारी मिला करके आपने 100+ का स्कोर किया है, जी। राइट? तो मैम यहाँ पर जैसे आपने देखा हो कई बार के जो ऐसे बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहला अटेम्प्ट दिया नहीं हो पाया, सेकेंड अटेम्प्ट भी दिया तब भी नहीं हो पाया। और बच्चे वो बार बार पूछते हैं कि सर हम क्या करें, सर हम 2 नंबर से रह पा रहे हैं, सर हम 4 नंबर से रह जाते हैं, हम सब 5 नंबर से, मतलब 80 से 90 वाला जो बच्चा है जो मार्क्स लेके आ रहा है, 80 से 90 जिसके बीच में है, वो बच्चा बहुत है, और वो बच्चा हमसे बार बार प्रश्न पूछता है। हम उसको अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों को क्या करना अच्छा रहेगा जिससे कि वो उस वाले गैप को पूरा कर सकें? तो सर उसके लिए वो एक सबसे पहले तो एक शेड्यूल बना ले, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी की करें, और मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक पे हैं वो ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट डेली डेली अटेम्प्ट करें, और वीडियो लेक्चर्स देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बात सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करेंगे तभी उनका क्लियर होगा। भले वो कितना भी पेड कोर्स ले लें, बट सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मॉक टेस्ट दें, सेल्फ स्टडी करें, और गाइडेंस भी ज़रूर लें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइडेंस भी लें, किसी ना किसी टीचर से, किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ सकते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने एक सही बात बताई, और ये हम बच्चों से कहते भी हैं, लेकिन बच्चा ये समझता है कि सर हमने अगर मान लो कोई बैच ले लिया, तो वो हमने सर पर एहसान कर दिया, उस प्लेटफॉर्म पे एहसान कर दिया, अब इनकी जिम्मेदारी हो गई हमें पास कराने की। लेकिन दोस्तों ये क्लियर है कि अगर आप अपने खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं, खुद से अपनी सेल्फ स्टडी, जैसे मैम ने बताया, देखो आज हम मैम से सवाल कर रहे हैं, मैम हमें आंसर दे रही हैं, और ऐसा नहीं है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है कि और भी अच्छा आप बता पाएं, लेकिन आपने सीटेट क्रैक नहीं कर पाए, तो कुछ तो कमियां हैं, और मैम ने सीटेट को क्रैक किया है, ठीक है, और इसलिए आज वो मेरे साथ इंटरव्यू दे रही हैं। और बच्चे जैसे हमसे देखता था, मैं जब पढ़ाता हूँ तो बस सब बहुत से बच्चे बोलते हैं, सर आपने हमारा नाम नहीं लिया, सर हम आपको कमेंट कर रहे हैं, आप हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं उनसे कहता था कि भाई देखो दोस्तों, नाम क्या, हम आपका फोटो लगा करके आपके साथ में इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, आपके अंदर वो हुनर तो होना चाहिए। और आप देखिए कि आज हम मैम के साथ अपना इंटरव्यू कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं उनका, और उनके साथ उनके, और वो उनसे ऐसे सवाल भी कर रहे हैं कि जिनसे उन बच्चों को भी हेल्प मिले जो बच्चे कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि सफलता को ही नमस्कार होता है। सफलता अगर आपके पास है तो आपको दुनिया पूछेगी। अगर सफलता आपके पास नहीं है, अगर आपने जो है सही तरीके से प्लानिंग नहीं की, अपनी खुद की स्टडी नहीं की, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। ना हम पूछेंगे, ना आपको ये जो है आपके घर वाले हैं वो भी नहीं पूछेंगे। वो भी एक दिन पूछना बंद कर देंगे, यार ठीक है क्या कुछ ऐसे कुछ कर तो पाता नहीं है। ऐसा नहीं, आप कर नहीं सकते। जब भी जैसे मैम ने बताया है, तो वो उन पॉइंट पे आप देखें, आप 2-3 पॉइंट आप देख लीजिए। आपका अपना सबसे पहले सेल्फ स्टडी। एक टीचर जो होता है वो केवल आपको एक ऐसा फैसिलिटेटर होता है, ये पेडागोजी भी कहती है, ठीक है, एक आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है।
आपको बता सकता है कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे, खुद से आप एक्टिव नहीं होगे, तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप वहां तक पहुंच जाए। दूसरा, यहाँ पे दूसरा आपने पॉइंट देखा कि पीवाईक्यू सीरीज का, कि पीवाईक्यू कितने आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। कोई भी आपसे ये कहता है कि पीवाईक्यू का कोई मतलब नहीं होता, तो उसको ध्यान रखना। मैं पेपर 1 की बात करता हूँ, अगर ईवीएस सेक्शन की बात करूँ मैं, या दोस्तों उसके अंदर आपके इंग्लिश सेक्शन की बात करता हूँ, मैथ की बात करता हूँ, सॉरी इसके हिंदी की, ये सारे सेक्शन मुझे लगता है कि आप देखोगे तो टॉपिक्स वही है, सिलेबस वही है, बस घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपके बार बार आपको देखने को मिलते हैं। बस आपको वो स्टडी समझनी है। तो यहाँ पर सीटेट का 90 पास होता है, पासिंग। मैम का है जनरल कैटेगरी, है ना मैम, और वहां पर ओके। 90 पासिंग मार्क्स जो है कंपलसरी है। लेकिन मैम ने 10 नंबर और ऊपर ले करके अपने आप को सेफ स्कोर में खड़ा कर दिया है। तो ये होता है बिल्कुल कि आप मैम के जैसे मैम ने कहा कि केवीएस, दोस्तों बिल्कुल अच्छी बात है कि केवीएस एक बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, DSS भी दिल्ली के अंदर है, पता है आपको। फिर आपका, आप भले बीपीएससी की बात करें, सुपर टेट की बात करें, या दोस्तों अदर जितनी वैकेंसी है एनवीएस, उन सब में इतना मार्क्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मैम होता क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका मान लो जनरल कैटेगरी से नहीं है, वो ओबीसी से हैं, या मान लो उनका नंबर 90 नहीं आया, वो 85 82 ले आए। अब वो जब सेंट्रल की भर्ती की देखने की बात करते हैं, तो वहां का 90 मार्क्स होगा, तो वो बच्चे सिलेक्शन वहां पर जैसे केवीएस हो गया, DSS भी हो गया, वो नहीं देख सकते। और आपका जो सोचना ये है कि सर हम केवल 90 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या 90 नंबर आ सकते हैं? क्या लगता है मैम आपको कि आपने जैसे नंबर टारगेट किया था, कि आपको लगा था कि हाँ 100 नंबर ले आऊंगा, 100 प्लस नंबर आ जाएंगे मेरे? सर, मैं अपनी स्टडीज के प्रति मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, तो मैंने कोई स्कोर टारगेट नहीं किया था, बट ये था कि आई वॉज ट्रू टू माई स्टडीज, कि मैं कर रही हूँ, ऑनेस्टली अपना दे रही हूँ और प्रोडक्टिव स्टडी कर रही हूँ, तो जितना भी आएगा मैं उसमें खुश थी। और बट मैंने ठीक से पढ़ा, और आप लोग का गाइडेंस मिला, तो मुझे मेरा 100+ स्कोर रहा। मैं अंत में हम लोग का दो चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा। हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ा हो, और वो अपने अपना एक कैरियर बना करके अपनी लाइफ में सेट हो जाए। तो मैम, इसमें आपकी क्या थॉट है अपने पेरेंट्स को लेकर के? कुछ ऐसा आपने सोच रखा है, या वहां पर क्या आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं वो जानना चाहता हूँ एक बार आपसे। सर, मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती रही हमेशा। इवन आज भी इंटरव्यू के लिए उन्होंने ही बोला कि नहीं तुम करो। पहले तो मैं नहीं करने वाली थी, बट उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, कुछ अपॉर्चुनिटी है उसको फेस करो, बाकी सारी चीज़ें। और बाकी उन्होंने मेरी मतलब मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनको भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, और वो उन्होंने एसएससी क्लियर किया था, वो इनकम टैक्स में अभी जॉब भी कर रही हैं। तो एक मतलब मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो उन्होंने बहुत टाइम टू टाइम हमेशा वो मोटिवेट करती रही हैं। तो यही है कि अभी अभी उनके टारगेट पे मैं हूँ, तो वो मुझे नहीं तो आपका उसमें तो अभी तो क्या है उनके लिए करने का, कि उनको भी कुछ रिटर्न कुछ गिफ्ट देना है, नहीं देना है? क्या प्लान कर रखा है आपने उनके लिए? सर, अभी तो उनको महाकुंभ जाने का बहुत मन कर रहा है, तो हो सकता है उनको लेकर जाऊँ। ओके। लेकिन मैम देखो, मेरा यहाँ पर एक मानना है कि हमारी जो समाज है, वो समाज जैसे देखते हैं हम कि भाई होता है ना कि लड़का लड़की में आज भी कहीं ना कहीं हमें मतभेद देखने को मिलते हैं। और जब एक लड़की अपने पेरेंट्स के लिए उनको सरकारी नौकरी का तोहफा दे देती है, तो ये समझ लो कि वो अपने ही घर में नहीं, अपने आसपास जितना उनका जो क्षेत्र है उसमें एक वो मोटिवेशनल बन जाते हैं, और उन लड़कियों के लिए और इन लोगों के लिए कि हाँ देखो यार, उनसे सीखो, उनकी लड़की जो है और आज सरकारी नौकरी है, और उनको मौका मिल जाता है और अच्छे से पढ़ने का, तैयारी करने का। तो मेरा यहाँ पर यही है कि आप से जितना मैंने जो आपका मैंने अभी देखा, और आपने जो विदिन पहले अटेम्प्ट में आपने जो अटेम्प्ट पास किया, और 1 महीने के अंदर आपने सीटेट को पेपर 2 क्रैक किया है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दी ही सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है। थैंक यू और सो मच सर।
यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपके अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने आप पर विश्वास, उनका जो विश्वास, जो गौरव, जो उनकी उम्मीद आपसे बनी हुई है, वो तभी पूरी होती है मैम कि जब हम केवल इतना कर लें कि हम अपने ही कैरियर में सक्सेस हो जाएं। उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को नहीं चाहिए होता है। तो जी सर। इसमें मैं यहीं पर इसको अपना लास्ट आपका एक पॉइंट व्यू जानना चाहूंगा कि आपका क्या टारगेट है कि हाँ सर मुझे को बस इतने दिनों में नौकरी ले लेनी है। सर मैंने सोचा है कि 2025 तक तो मुझे कहीं न कहीं सेटल हो ही जाना है। भले इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जाना है, मतलब सेटल हो जाना है। कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिले आई विल गो फॉर दैट। वेरी गुड। तो लास्ट में हम बस यहाँ पे कहना चाहेंगे कि टेक्स्ट बुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से टेक्स्ट बुक, जैसे टेक्स्ट बुक पास है, टेक्स्ट बुक की लाइव क्लासेस हैं और टेक्स्ट बुक का अपना यूट्यूब चैनल, आपको उसमें बच्चों से आप किस तरीके से बताना चाहेंगे कि आपको कैसे हमको हेल्प मिल सकती है। सर जो भी स्टूडेंट्स का जिनका नहीं भी हो पाया इस बार सीटेट, तो जुलाई 2025 में उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो उसमें बहुत अच्छे से, अभी बहुत टाइम है तो बहुत अच्छे से वो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और सर लोग बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। और मैंने तो दिया हुआ है तो मुझे पता है कि जो सर लोग पढ़ाते हैं उसी में से आता है। कोई बहुत अलग से वो कुछ नहीं आ जाता है पेपर में कि कुछ पढ़ाया कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। जितना पढ़ाया उतना सफिशिएंट है, आप बस उसको रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, बस उतना सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सीटेट बहुत ही ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, 90 प्लस मतलब मार्क्स आने हैं आपको, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। और सर लोग की गाइडेंस, कोई भी चीज़ हो तो हर एक उसमें मतलब हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी उसमें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बाकी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत ही बेमूल समय दिया हमें, ठीक है, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें यही थैंक यू कामना सो है मच। कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि आपके अभी जर्नी आपकी यहाँ से शुरू होती है। ये पहला पड़ाव था आपका सीटेट का पास करने का। इसके बाद आप लोग आपको जो है केवीएस है, DSSB है या आपकी एनबीएस है, कोई भी आपके जितनी भी दोस्तों वैकेंसीज हैं आपकी, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। और कोई भी आपको दिक्कत रहती है तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ फ्री, मतलब ये तो होता है ना कि हाँ हम आकर के सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम आप सर में पूरी गाइडेंस आपकी हमारी आपके लिए रहेगी।